ठंड में बिना रजाई के छत पर सोने वाला गांव। गांव का एक घर जिसमें काफी ज्यादा साज सजावट हो रखी है। आज कलावती के घर में नई नई बहू आई है। गांव की सभी औरतें बहू देखने आई हैं। अरे कलावती बहन, बहू तो बड़ी सुंदर लेकर आई हो और रंग तो दूध की तरह साफ है, लेकिन है बड़ी दुबली पतली। अरे शोभा बहन, शहर के रहन सहन में पली बड़ी है। वहां के तो किसी भी चीज में ताकत नहीं है। साग सब्जी अनाज हर चीज में मिलावट है, और शहर में प्रदूषण भी तो कितना ज्यादा है। सही कह रही हो कलावती बहन। अरे शहर का दूध और गांव का पानी एक बराबर है। एक महीने गांव का दूध दही खाएगी तो शरीर देखना भर जाएगा तुम्हारी बहू का। गांव की औरतों को इस तरह कॉम्प्लीमेंट करते देखकर कनिका को जरा भी अच्छा नहीं लगता। यार, अब इन आंटियों की गॉसिप सुन सुन कर तो मेरे कान पक चुके हैं। ऊपर से इतनी देर से ठंड में बिठा रखा है। ये नहीं कि बेडरूम में भेज दो। ठंड की वजह से मेरी तो बैठे बैठे कमर अकड़ गई है। देखते देखते शाम हो जाती है। गांव का खुला वातावरण होने के चलते धीरे धीरे कोहरे की धुंध पड़ने लगती है और अंधेरा घिरने लगता है, जिसे देखकर मनोरमा की बहू सरला कहती है, माँ जी, देखिए शाम हो चली है, जल्दी से घर चलते हैं, खाना पीना भी तो बनाना है। हाँ हाँ सरला बहू चल। अच्छा कलावती बहन, तुम भी बनाओ खाओ, छत पर मिलते हैं रात को। ये पड़ोस वाली आंटी को मम्मी जी के साथ ऐसी भी कौन सी इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी है जो इतनी ठंड में रात को छत पर बुला रही है। जरूर अपनी बहू की चुगली करनी होगी, इसलिए छत का अड्डा चुना है। तभी घर की बड़ी दादी सास गोमती कहती है, शहरी पोता बहू, जा जाकर तू भी आराम कर ले, इतनी देर से ठंड में बैठी हुई है। थैंक गॉड, कम से कम किसी को तो मुझ पर तरस आया। फिलहाल तो मुझे तगड़ी वाली सर्दी लग रही है। मैं तो बेडरूम में जाकर डायरेक्ट रजाई में घुसने वाली हूँ। निकिता, अपनी भाभी को उसके कमरे में छोड़ाओ। ठीक है मम्मी। आओ कनिका भाभी, मैं आपको कमरा दिखाती हूँ। जी ठीक है निकिता दीदी। कनिका सर्दी में कांपते कांपते शादी का जोड़ा संभालते हुए निकिता के साथ चलते हुए बेडरूम में आती है। भाभी, ये रहा नितेश भाई का कमरा, आप आराम कीजिए, ठीक है। तभी कनिका देखती है कि कमरे में बिस्तर तो है पर रजाई नहीं रखी हुई है। अच्छा भाभी, मैं जाती हूँ, किसी चीज की जरूरत लगे तो बोल दीजिएगा। दीदी, कमरे में रजाई नहीं, आप रजाई भिजवा दीजिएगा, मुझे बहुत तेज की ठंड लग रही है। भाभी, मैं आपके लिए बढ़िया सी गर्मा गर्म अदरक और तेज पत्ती वाली चाय बना कर लाती हूँ, उससे आपकी सर्दी तुरंत छूमंतर हो जाएगी। तब तक आप चेंज कर लीजिए। इतना बोलकर निकिता कमरे से चली जाती है, लेकिन उसका बर्ताव कनिका को काफी अटपटा सा लगता है। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे निकिता ने रजाई की बात जानबूझकर चेंज कर दी, या फिर शायद से नया नया माहौल है इसलिए मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। चलो फटाफट से चेंज कर लेती हूँ। कनिका अब जल्दी से अपनी लगेज में से गर्म सूट निकालती है और उसे पहन लेती है। अब जाकर इस गर्म सूट में थोड़ा बेटर फील हो रहा है, वरना बेहिसाब की इस गांव में ठंड है। इस ब्राइडल लहंगे में तो मेरी कुल्फी ही जम गई थी। कितनी देर हो गई निकिता को गए हुए, अभी तक ना तो चाय लेकर आई ना ही रजाई लेकर आई है। थककर कनिका बिस्तर पर जाकर बैठ जाती है, मगर बगैर रजाई के उसकी कपकपाहट कम नहीं हो पाती। यार, ये निकिता रजाई क्या तब लाएगी जब मैं ठंड से बर्फ बन जाऊंगी। तभी कमरे में बैठे हुए उसे छत पर कुछ हलचल सी लगती है। ऐसा लग रहा है जैसे छत पर कोई चल रहा है। इतनी ठंड में कोई छत पर किस लिए गया होगा। यहाँ तो मेरा कमरे में भी बगैर रजाई के हालत खराब हो रही है। इतने में राहुल और काजल चाय लेकर आते हैं। चाची चाची, मम्मी ने चाय बनाकर भेजी है, ये लो चाय पी लो। थैंक यू सो मच राहुल बेटा। चलो कम से कम चाय तो आई, इसे पीकर शरीर में थोड़ी गर्माहट तो आएगी। चाय रखकर दोनों बच्चे बिस्तर पर से तकिया उठाकर ले जाने लगते हैं। अरे अरे बच्चों, तुम दोनों की तकिया कहाँ ले जा रही हो ये? चाची, दादी ने तकिया मंगवाया है, इसलिए हम ले जा रहे हैं। अच्छा चलो ले जाओ, लेकिन थोड़ी देर में ले आना। ओके चाची।
घर में तकिया कम पड़ गया है क्या, जो मम्मी जी ने मेरे बेडरूम का तकिया भी मंगवा लिया। कुछ ही देर में पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। ये अभी तक नितेश जी कमरे में क्यों नहीं आए और कोई रजाई भी देने के लिए नहीं आया। लगता है मुझे खुद ही जाकर मांगना पड़ेगा। कनिका जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है तो उसे घर का कोई भी सदस्य दिखाई नहीं देता है। ये घर में इतना ज्यादा नील बटा सन्नाटा क्यों छा रखा है। सारे के सारे लोग कहाँ चले गए। मम्मी जी, जेठानी जी, निकिता दीदी, कहाँ है आप। कमाल है, सारे के सारे कमरे भी खाली हैं। जैसे ही कनिका मेन दरवाजे पर आती है तो उसे गांव के ज्यादातर लोग छत पर दिखते हैं। वहीं कुछ लोग लकड़ी की सीढ़ियों पर से तकिया चादर लेकर चढ़ते हुए दिख रहे थे। अरे इस गांव के लोग रात दहाड़े पागल तो नहीं हो गए हैं। अरे इतनी कड़कड़ाती ठंड के मौसम में छत पर बिस्तर करके कौन सोता है। कनिका दरवाजे पर ही खड़ी होकर गांव के लोगों को छत पर देख रही होती है। तभी पीछे से नितेश चलकर आता है। नितेश जी, आप थे। आपने मुझको डरा कर रख दिया। यार मैं तो जस्ट प्रैंक कर रहा था। मुझे नहीं पता था तुम इतनी आसानी से डर जाओगी। पर तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? सब लोग तुम्हारे छत पर वेट कर रहे हैं। अरे इतने ठंड में छत पर क्या अंताक्षरी खेलना है, या फिर कहीं बाकी गांव वालों की तरह मेरे ससुराल वालों का प्रोग्राम भी ठंड में छत पर सोने का तो नहीं। जिसे सोना होगा वो सोएगा, मैं तो नहीं सोने वाली छत पर। अरे क्या सोचने लग गई, चलो जल्दी से। कुछ ही देर में कनिका नितेश के साथ सीढ़ियां चढ़कर छत पर आ जाती है, जहां उसकी गांव की जेठानी गीता सबके लिए बिस्तर बिछा रही होती है। वहीं अगल बगल में जितने भी सटे हुए छत थे, सभी छत पर बिस्तर बिछा हुआ था। कुछ लोग ठंड में छत पर खाते भी दिख रहे थे। वहीं छत पर खुला वातावरण होने के चलते ठंडी ठंडी बर्फीली हवा शरीर को ठंडा कर रही थी। निकिता दीदी, इस पूरे गांव में ठंड में छत पर सोने का रिवाज बना रखा है क्या, जो सारे के सारे सर्दी में उठकर छत पर सोने के लिए आ गए हैं। भाभी, मैं समझ सकती हूँ, आज आप छत पर पहली बार सो रही है ना, इसीलिए आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है। पर सर्दी के मौसम में बगैर रजाई के छत पर ताजी ताजी हवा में सोने में सुबह शरीर में काफी ताजापन रहता है। जैसे ही निकिता छत पर सर्दी में बगैर रजाई के सोने की बात बताती है तो अब कनिका का कलेजा मुंह को आ जाता है। क्या कहा? सब लोग इतनी ठंड में बगैर रजाई के सोते हैं? अरे मगर निकिता, एक तो इस छत पर कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अगर बिना रजाई के ठंड में सोएंगे तो सबकी तबीयत भी खराब हो सकती है। अरे पोता बहू, हम तो इतने सालों से शुरू से ही ठंड के मौसम में बगैर रजाई के छत पर सोते आ रहे हैं। दिन भर तो बिजली पर पंखा कूलर की बिजली वाली हवा खाते हैं। कम से कम रात में शुद्ध ताजी हवा शरीर को लगेगी तो सेहत दुरुस्त रहेगी। दादी सास गोमती की बातें सुनकर अब कनिका से कुछ भी नहीं कहती है। लगता है सबके शरीर में कुछ ज्यादा ही ज्वालामुखी भरी है, तभी तो ठंड नहीं लग रही। बिना रजाई के मुझे तो इतनी ठंड में सोया नहीं जाएगा। एक काम करती हूँ, नीचे से जाकर गर्म वाली कोट पहन कर आ जाती हूँ, रजाई का काम तो करेगा। इतना कहकर कनिका छत से नीचे जाने लगती है। तभी गीता कहती है, अरे देवरानी जी, आप दोबारा से नीचे किस लिए जा रही हो? कुछ चाहिए क्या? वो जेठानी जी, मैं बस पानी पीने जा रही थी, प्यास सी लग रही है। अरे बहू, पानी तो हमने भगोना भरकर छत पर ही रखा हुआ है। रात में उठ उठ कर सबको पानी पीने की आदत है। तेरा ससुर हरिंदर जहाँ पर सो रहा है ना, वहीं पर पानी का भगोना रखा हुआ है, जाकर पी ले। हे भगवान, आज तो लगता है बगैर रजाई के छत पर मेरी कुल्फी जमने वाली है। कोई मुझे नीचे भी नहीं जाने दे रहा। अब सब एक लाइन में सोने की तैयारी करने लगते हैं। तभी सरला बगल वाली छत पर खड़ी होकर कहती है, गीता बहन, आज तो पूरा आसमान तारों से भरा भरा लग रहा है। ऐसी सर्दी के मौसम में तो बिना रजाई के अंजोरिया रात में सोने में सुहाना लगता है। सच में आज तो आसमान में खूब सितारे हैं और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है।
वैसे जो सुकून तारों की छांव में खुले में छत पर सोने में आता है, वो सुकून शहरों में कहाँ है। गीता की बात सुनकर आसमान में देखती है, जहाँ तारे ही तारे चमक रहे थे, जिसकी रोशनी से पूरा गांव जगमगाहट से भरा हुआ था, जिसे देख उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। सच में शहर की रोशनी में इतने सारे आसमान में मैंने आज तक कभी नहीं देखे। गांव के लोग कितने प्यार से छोड़कर रहते हैं। थोड़ी देर तक बहुएं अपनी छत से एक दूसरे को देखकर बतियाती हैं और फिर रात गहरी होते देखकर सब सो जाते हैं। जैसे जैसे रात बढ़ती है, हवा बर्फ जितनी ठंडी होने लगती है, जिससे कनिका के ठंड से दांत किटकिटाने लगते हैं। हे भगवान, पता नहीं ये सब के सब बिना रजाई के ठंड में घोड़े बेचकर कैसे सो रहे हैं। मेरी तो आंख भी नहीं झपक रही है। कपकपाहट से कनिका खुद को बिस्तर में ही हाथ पैर सिकोड़ करके सो जाती है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। सूरज की किरण फूटते ही पूरे गांव की नींद सुबह के 5 बजे खुल जाती है। तभी 2 छत छोड़कर टहलते हुए कांति बोलती है। कांति बहन, रात को बिना रजाई के सोकर खूब बढ़िया से नींद पड़ गई होगी ना? हाँ बहन, कल तो रात भर बढ़िया हवा चल रही थी। मेरी तो एक बार भी नींद नहीं टूटी। खूब बढ़िया से नींद पड़ी थी। चलो अब तुम भी चाय पानी बनवा कर पियो, मैं भी नीचे जा रही हूँ, पूजा पाठ कर लूं। इतना कहकर पड़ोसन कांति छत से नीचे चली जाती है। बाकी छत पर बहुएं घूंघट करके बिस्तर तय करते हुए दिख रही थी। हल्का हल्का कोहरा साफ हो रहा था, तो वहीं कनिका अभी भी खर्राटे मारकर सो रही थी। हे भगवान, ये शहरी बहू तो शर्म लाज धोकर ही पी गई है क्या? अरे ससुर जेठ सोकर उठ गए हैं, सबके छत पर बहुएं उठ गई हैं और इसको अभी तक होश खबर नहीं है। दादी जी, देवरानी जी शहर में रही है ना, इसलिए लेट से सोकर उठने की आदत होगी। धीरे धीरे गांव की आदत भी पड़ जाएगी। देवरानी जी उठ जाइए, सुबह हो गई है। यार, एक तो ठंड में रात भर बिना रजाई की नींद नहीं आई। अब थोड़ी सी नींद आई है तो लोग अलार्म की तरह कान के पास बजने लग गए हैं। बेचारी बहू कुड़कुड़ाते हुए उठकर देखती है कि सभी छत उतनी सर्दी में सुबह सुबह खाली हो चुकी थी और बस दीवारों पर बिस्तर डला हुआ था। गुड मॉर्निंग जेठानी जी, सभी लोग इतनी जल्दी उठ गए? देवरानी जी, गांव देहात में लोग रात में जल्दी समय से खाकर सो जाते हैं, इसलिए सुबह जल्दी उठ जाते हैं। मैंने बिस्तर उठा दिया है, चलो नीचे चलकर चाय पानी की व्यवस्था में भी लगना है। थोड़ी देर में दोनों सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती हैं, जहां ससुराल के सभी सदस्य इकट्ठे बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। अरे आ गई बहू, जल्दी से नहा धोकर गर्मा गर्म नाश्ता बना लो। कलावती जैसे ही नहाकर नाश्ता बनाने के लिए बोलती है तो कनिका की सिट्टी बिट्टी कुल हो जाती है। मम्मी जी, इतनी सुबह बनाना जरूरी है? अरे तो बासी शरीर में ही जाकर नाश्ता बनाएगी क्या पोता बहू? यहाँ पर शहर के तौर तरीके नहीं चलेंगे। जो सो उठकर रसोई में घुसकर बना लिया। नहाए धोए बिना चूल्हा चौका नहीं छुआ जाता है। गोमती के डर से कनिका ठंडे ठंडे पानी से नहा धोकर तैयार होकर रसोई में आती है। आच्छू, आच्छू। देवरानी जी, तुम तो बड़ी छुई मुई हो, नहाते ही सर्दी लग गई। जेठानी जी, मुझे ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। बिना रजाई की रात को छत पर सो गई ना, इसलिए सर्दी लग गई है। एक काम करो, तुम गैस के पास खड़ी होकर चाय देख लो, शरीर में थोड़ी गर्माहट आ जाएगी। तब तक मैं पराठे बनाने के लिए आटा गूंथ लेती हूँ। कुछ देर में दोनों गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर सबको परोसती हैं। वाह बहू वाह, बहुत ही नरम मुलायम पराठे बनाए हैं आज तो। हा, खाकर मजा आ गया। सच में पराठे बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं और चाय भी बढ़िया है। नाश्ता करके घर के मर्द काम पर चले जाते हैं। बहू, तुम दोनों भी नाश्ता करके बर्तन साफ कर लो। मुझे तो बस भर भर कर नींद आ रही है, बस एक बिस्तर रजाई सोने को मिल जाए। देवरानी जी, चलो आओ नाश्ता कर लो। जेठानी जी, मुझे इतनी सुबह सुबह नाश्ता खाने की आदत नहीं है, मेरा सर दर्द कर रहा है। मैं थोड़ी देर आराम करके आती हूँ, तब बर्तन साफ कर लूंगी।
ठंड से सुड़-सुड़ करते हुए कनिका कमरे में आती है। ठंड की वजह से मेरी तो कुल्फी जम रही है, ऊपर से पता नहीं मेरी महान ससुराल वालों ने कौन सी खुफिया जगह में रखी है रजाई, जो कि दिख भी नहीं रही है। रजाई ना मिलने पर कनिका सभी चादर को आपस में जोड़कर मोटा करके उसी में दुबक कर सो जाती है। 2-4 घंटे बाद गीता कमरे में आती है। देवरानी जी उठ जाओ, शाम के 4 बज गए हैं। क्या शाम के 4 बज गए? जेठानी जी आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मुझे तो बर्तन भी धोना था। बर्तन मैंने धो दिया है, चलो चलकर रात के खाने की तैयारी करनी है। पर अभी तो केवल शाम के 4 बजे हैं, इतनी जल्दी रात का खाना बनाकर रखेंगे तो खाने के टाइम तक तो खाना बर्फ बन जाएगा। और कोई चूल्हे पर थोड़ी खाना बनाना है, गैस चूल्हे पर ही तो बनाना है। फटाफट से सब्जी काट कर एक तरफ छौंक देंगे और एक तरफ रोटी बन जाएगी। देवरानी जी गैस चूल्हा तो घर में बस चाय पानी बनाने के लिए रखा हुआ है, दोनों टाइम का खाना छत पर बनता है, छत पर चूल्हा लगा हुआ है। जैसे ही कनिका को ये पता चलता है कि खाना छत पर बनता है तो उसे 440 वोल्ट का झटका लगता है। अरे इतनी सर्दी में छत पर बगैर रजाई के सोने की आफत क्या कम थी, जो चूल्हा भी खुले में छत पर बनवा रखा है। ऊपर से इतनी सर्दी देखकर मेरा तो मन कर रहा है दोबारा से बिस्तर में दुबक जाऊं। ठंड में खुले छत पर खाना बनाने से बचने के लिए कनिका बहाना लगाती है। आई मम्मी, पता नहीं मेरे सर में एकदम से दर्द शुरू हो गया, मुझे नहीं लगता मैं खाना बना पाऊंगी। ये शहरी देवरानी तो 56 छुरी है। असली बात तो ये है कि महारानी से ठंड में बिस्तर नहीं छोड़ा जा रहा है, पर मैं भी कोई अनाड़ी नहीं हूँ जो अकेले ठंड में काम करती रहूं। कोई बात नहीं देवरानी जी, मैं आपको गर्मा गर्म चाय बनाकर पिला दूंगी, अब चलो। इस बार कनिका का कोई बहाना काम नहीं आता। थोड़ी देर में वो खाना बनाने का सारा सामान लेकर सीढ़ी चढ़कर छत पर आती है, जहां गांव की बाकी छत पर काफी ज्यादा मात्रा में मिट्टी के चूल्हे से धुआं हो रहा था। छत पर लगे कई चूल्हों से सौंधी सौंधी रोटी की महक आ रही थी। तभी एक छत छोड़कर रोटी बना रही साबरी बोलती है, अरे आ गई गीता बहन, आज तो तुमने चूल्हा जोड़ने में देर कर दी है। 5 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में अंधेरा छा जाएगा और आज तो हवा भी काफी ज्यादा चल रही है। अरे ये ठंडी ठंडी हवा रात को सोते टाइम चले तभी सही लगती है, खाना बनाते वक्त तो बार बार अंगीठी बुझती रहती है। इतना बोलकर गीता अब जल्दी से अंगीठी जलाती है, लेकिन हवा की सरसराहट काफी तेज थी। आप सभी लोग इतनी ठंड भरी मौसम में खुले छत पर खाना कैसे बनाती हैं? आप लोगों को ठंड नहीं लगती? कनिका की पूछने पर बगल में सटे हुए छत पर से सरला कहती है, बेन हमें कोई शौक थोड़ी करता है इतनी ठंड में खुले छत पर खाना बनाने का, लेकिन छत पर चूल्हा लगाकर खाना बनाने से धुआं निकल जाता है, वरना नीचे खाना बनाने में कालिख बन जाती है घर में, इसलिए हमने चूल्हा छत पर ही बना रखा है। पर हर छत पर से कितना सारा धुआं भी तो आसमान में जा रहा है, वही हवा में घुलकर हवा को दूषित करेगा। वही हवा हम सभी रात को छत पर सोते हुए सांस लेंगे। अरे मगर गांव में इतने पेड़ पौधे हरा भरा वातावरण है तो प्रदूषण होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गांव में शहर की तरह एक पर एक घर चढ़कर थोड़ी बने हुए हैं, इतने खुले खुले घर बने हुए हैं, प्रदूषण नहीं होगा। कनिका के समझाने पर भी गांव की बहू पर कोई असर नहीं आता। थोड़ी देर में देखते देखते रात हो जाती है और अब पूरा गांव छत पर चादर तकिया लेकर सोने आ जाता है। आज भी किसी के बिस्तर में रजाई नहीं थी। सर्दी है भाई, सर्दी है, सर्दी है भाई, सर्दी है। चाची ये लो तकिया, जल्दी से बिस्तर लगा दो। और चाची ये लो चादर भी। बहू जल्दी से बिस्तर बिछा दे और फिर जाकर नीचे अपनी जेठानी के साथ खाना भी छत पर उठा कर ले आना। जैसे ही कलावती खाना छत पर लाने की बात करती है तो कनिका खुंदक से भर जाती है। मतलब कि आप लोग बगैर खाना खाए छत पर आ गए हैं? इससे बढ़िया आप लोग नीचे से खाकर आते ना। कनिका भाभी, सभी का छत पर खाना खाने का मन है तो आप ले आओ, इतना बाल की खाल क्यों निकाल रही हो? हे भगवान, क्या जुर्म है। एक तो सारा सामान ऊपर चढ़ाओ, फिर छत पर खाना बनाओ, फिर नीचे लेकर जाओ।
एकदम से मेरे ससुराल वालों का प्लान चेंज हो जाता है। कुड़कुड़ाते हुए कनिका सीढ़ियों से नीचे उतर कर आती है और गीता के साथ सारा खाना ऊपर लाती है। सभी खाना खाते हैं, तभी पड़ोसन मनोरमा छत पर से खाली कटोरी लेके आती है। अरे कलावती बहन, किस चीज की सब्जी बनाई है तुम्हारी बहू ने? आज मेरे छत से लौकी टूट कर निकला था तो उसी की तरकारी बनी है। मेरा पोता खाना ही नहीं खा रहा तो मैंने सोचा डायरेक्ट छत पर से ही तुमसे सब्जी मांग लूं। अरे ये तो बहुत ही अच्छा किया मनोरमा बहन तुमने। क्या बार बार सीधी चढ़कर उतर कर नीचे आती। अरे कनिका बहू, थोड़ी सब्जी आंटी को दे दे। वाह, क्या शॉर्टकट मारा है आंटी ने, सीधा छत पर से ही सब्जी मांग लिया। कनिका अब मनोरमा को सब्जी देती है। देखते ही देखते छत पर कुहासा घिरने लगता है। पूरा गांव बिना रजाई के गहरी नींद में सो जाता है, पर कनिका रात भर सो नहीं पाती। नितेश जी, नितेश जी। अरे क्या हो गया कनिका, सो जाओ ना, क्यों नींद खराब कर रही हो? यहाँ ठंड से मेरा पूरा शरीर बिना रजाई के जम रहा है और मेरा ये नाशपाती मुंह फाड़ कर सोया पड़ा है। इस गांव के लोगों ने ठंड में बिना रजाई के सोकर स्टील बॉडी बना ली है। मैं तो चली नीचे। बेचारी बहू बिस्तर से उठकर कुड़कुड़ करते हुए सीधी छत से उतरकर नीचे आ जाती है। अब जाकर थोड़ी राहत की सांस आई है। एक बार बेड खोलकर देखती हूँ, शायद से रजाई बेड में रखी हो। थरथराते हुए कनिका बेड में से कपड़े फैलाकर रजाई ढूंढने लगती है। तभी निकिता पानी लेने के लिए नीचे आती है तो कमरे को बिखरा देखती है। कमरे की लाइट कैसे चल रही है? कहीं हमारे घर में कोई चोर तो नहीं घुस गया? निकिता पैर जमाकर कमरे में जाती है और कनिका को शॉल में देखकर चोर समझकर पकड़ लेती है। चोर चोर चोर, पवन भैया, नितेश भैया, पापा, अरे गांव वालों जागो, गांव में चोर घुस गया है। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। हे भगवान, पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाती है, इतनी जोर से पकड़ा है। निकिता छोड़ मुझे, मैं हूँ। अरे कनिका भाभी, आप इतनी रात को नीचे क्या कर रही हैं? मेरी तो पूरा कमरा फैला हुआ देखा तो मुझे लगा चोर आ गया है। आप इतनी रात को बेड खोलकर क्या ढूंढ रही हैं? मैं इतनी देर से रजाई ढूंढ रही हूँ, पूरा बेड छान मार लिया लेकिन रजाई नहीं मिली। भाभी, घर में रजाई रखी होगी तब तो आपको मिलेगी। घर में ही क्या, गांव में किसी के घर में भी आपको रजाई नहीं मिलेगी। क्या कहा? सच में घर में रजाई नहीं है? तो क्या इसीलिए सब लोग बिना रजाई के छत पर सोते हैं? भाभी, हम सबकी छत पर बिना रजाई के सोने की आदत बन गई है तो जरूरी नहीं लगती रजाई की। गांव में बस इतनी ही ठंड पड़ती है कि चादर ओढ़कर चली जाती है। इतना कहकर निकिता पानी लेकर छत पर चली जाती है। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गांव में रजाई बेचने वाला आता है। रजाई ले लो, रजाई, बढ़िया कपास की रजाई भरवा लो। अरे रजाई वाले भैया, रुकना तो जरा। मम्मी जी, बाहर रजाई वाला आ रखा है, एक रजाई खरीद लीजिए। बिना रजाई के मुझसे ठंड में छत पर सोया नहीं जाता, बहुत सर्दी लगती है। अरे बहू, जब तू रजाई ओढ़कर छत पर सोएगी तो फिर छत पर सोने का क्या फायदा? अरे ऐसे शरीर में ताजा हवा थोड़ी लगेगी। रजाई चाहिए? रजाई चाहिए कि नहीं बहन जी, बता दो, मैं चलूं फिर। अरे भैया, मैंने कह तो दिया नहीं चाहिए रजाई। कलावती रजाई वाले को मना करके आगे भेज देती है, जिसके चलते कनिका गुस्से से तिल मिलाकर कमरे में आती है और नितेश को तकिया फेंक कर मारती है। अरे अरे क्या हो गया? मुझ पर हाइपर होकर क्यों दिखा रही हो? सारी फसाद की जड़ तुम हो ना। तुम्हारा रिश्ता मेरे घर आता और ना ही मुझे शादी करके शहर से गांव आना पड़ता। पूरे गांव के दिमाग का स्क्रू ढीला है। अरे इतनी सर्दी के मौसम में बिना रजाई की छत पर कौन सोता है? तुम अपनी फैमिली वालों को नीचे सोने के लिए एग्री करो, वरना मैं अपने मायके चले जाऊंगी और तुम हाथ मलते रह जाना। कनिका गुस्से में नितेश को धमकी देकर काम में लग जाती है और देखते देखते कुछ दिन और गुजर जाते हैं, लेकिन नितेश के अंदर किसी को छत पर सोने से मना करने की हिम्मत नहीं जुट पाती है। एक दिन सुबह स्कूल जाते समय राहुल काजल को तेज बुखार लग जाता है। मम्मी, मम्मी, रात को बिना रजाई के छत पर सोने में बहुत ठंडी ठंडी लग रही थी। आज रजाई ले चलना, मैं रजाई ओढ़ के सोऊंगा। राहुल बेटा, ठंड का मौसम है ना, ऐसे में एक बार तो जाते जाते ठंड में खांसी जुकाम हो ही जाता है। देखना खांसी अपने आप ठीक हो जाएगी। गीता की बात सुनकर कनिका अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाती।
जी ठानी जी, अरे आप क्या डॉक्टर हो जो आपको पता है कि कफ कोल्ड बिना दवाई के खत्म हो जाएगा? एक तो आप लोग बिना रजाई के इतनी ठंड के मौसम में खुले में छत पर सोते हैं और साथ में बच्चों को भी सुलाते हो। मुझे लग रहा है जैसे कि राहुल काजल को फ्लू हो गया है। कनिका के समझाने पर गोमती उसी जोर की डांट लगाती है। पता बहू, खबरदार जो अपनी डॉक्टरी झाड़ी तो अरे गांव देहात में प्रदूषण कहाँ से आएगा। गीता बहू, तो एक काम कर, राहुल को थोड़ा सा मिश्री तुलसी पत्ता वाला काढ़ा बना कर दे दे, तुरंत खांसी जुकाम में आराम आ जाएगा। दीदी, हर चीज में नुस्खे काम नहीं आते, कभी कभी डॉक्टर को दिखा देना सही होता है। कनिका के समझाने के बाद भी सभी लोग उसकी बात को सीरियस नहीं लेते, जिससे ठंड में लगातार सोने के चलते राहुल की खांसी जुकाम बिल्कुल नहीं छूट पाती। ऐसे ही समय बीतता है। कई बार हवा न चलने से रात में बिना रजाई के सोने में पूरे गांव को मच्छर काटते हैं। ये भगवान, इन मच्छरों ने तो सोना दूभर करके रख दिया है। 1-2 दिनों से हवा भी नहीं चल रही है। सच में इन मच्छरों ने तो मेरा मुंह फुला दिया काट काट कर। मैं कह रही हूँ सब लोग नीचे चलिए, आराम से चलकर कमरे में सो जाएंगे, कम से कम मच्छर तो नहीं लगेंगे, ठंड का मौसम भी हो रखा है। बहू, तेरी सुई तो जब देखो नीचे जाकर सोने पर अटक जाती है, पता नहीं तुझको छत पर सोने में क्या एलर्जी है। कनिका अब मुंह तक चादर ओढ़कर सो जाती है। ऐसे ही कुछ समय के बाद गांव में कुछ इंस्पेक्शन करने वाले लोग आते हैं। जी नमस्ते, आप इस गांव के सरपंच हैं ना? हाँ जी, मैं हूँ सरपंच हूँ। आप लोगों की तारीफ? जी, हम लोग शहर से आए हैं आपके गांव का इंस्पेक्शन करने के लिए। पिछले 5 सालों से आपके गांव का स्वास्थ्य आंकड़ा काफी ज्यादा खराब चल रहा है, जिसे आप लोगों को सुधार करने की जरूरत है। अरे मगर हमारा पूरा का पूरा गांव बगैर रजाई के छत पर ताजी हवा में सोता है। हम में से किसी का स्वास्थ्य भी खराब नहीं है, सभी लोग भले चंगे हैं। देखिए, ये आप लोगों को लगता है कि आप लोग छत पर खुली हवा में सो रहे हैं, लेकिन हवा में इतना ज्यादा प्रदूषण है कि सांस लेने से लंग्स की बीमारी सबसे ज्यादा जल्दी पकड़ रही है। खास करके अभी ठंड के मौसम में ये परेशानी सर्दी जुकाम से शुरू हो रही है, इसलिए आप सब लोग घर में सोएं। हमारे सुनने में आया है कि इस पूरे गांव में चूल्हा भी छत पर बना रखा है, इसलिए यहाँ पर एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा हो रहा है। आप लोग खुद की सेहत खराब करने की आप खुद ही जिम्मेदार हैं। इंस्पेक्शन वालों की बात को गंभीरता से लेते हुए अब गांव के सरपंच गांव में रहने वाले हर एक परिवार को छत पर ठंड में सोने के लिए साफ मना कर देता है। गांव वालों, हम तो सर्दी भरे मौसम में छत पर इसलिए सो रहे थे कि हमारा स्वास्थ्य है भला चंगा रहे, लेकिन जब छत पर रहकर हम इस दूषित हवा में सांस लेकर बीमार पड़ेंगे तो क्या फायदा। आज से सभी लोग नीचे सोएंगे। अब पूरा गांव अपने अपने घर जाकर छत पर से बिस्तर उठाकर नीचे जाते हैं और वहीं नितेश अपने घर के लिए रजाई भी खरीद कर ले आता है, जिससे अब पूरा का पूरा गांव छत पर बिना रजाई के सोना छोड़कर अपने घरों के अंदर रजाई में सोने लगते हैं।